नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। हम भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, जिसमें हम महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयकों की चर्चा कर रहे थे। उसी में हमने 123वें संविधान संशोधन विधेयक को विस्तार से पढ़ने की कोशिश की है, जिसमें हम अनुच्छेद 16 की बात को प्रारंभ कर रहे थे और जिसमें हमने बताया था कि आपको किस तरह इंदिरा साहनी का जो मामला रहा और उसमें क्या-क्या निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिए थे, उसके आगे की चर्चा यहाँ करेंगे। आपको बताया था कि इंदिरा साहनी जो मामला था, जिसको हम मंडल वाद के नाम से जानते हैं, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय रहा था कि किसी भी मतलब किसी भी एट एनी रेट किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का प्रभाव समाप्त करने के लिए संविधान में एक संशोधन किया जाता है, 76वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसे जो कि वर्ष 1995 में था। इसके द्वारा तमिलनाडु में 69% 69% आरक्षण देने के बाद उसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया था। 9वीं अनुसूची के संदर्भ में बताया था कि 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1951 में जोड़ी गई थी। इसमें उस समय के भूमि सुधार कानूनों को डाला गया था और इसमें ये भी बात की गई थी कि जो भी 9वीं अनुसूची के कानून हैं, यदि वे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन कर रहे हैं या उसके अनुरूप नहीं है, फिर भी उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। क्लियर? इसके बाद हाल ही में अब वर्ष 2021 का 1 वर्ष पहले का ही मामला रहा है मराठा आरक्षण का, जिसमें मराठा को 50% की सीमा का उल्लंघन करते हुए अधिक आरक्षण दिया गया था। अर्थात वो भी इंदिरा साहनी जो मामला था, जिसमें 50% की लिमिट को रखा गया था, उसका उल्लंघन कर रहा था। तो उस आधार पर जयश्री लक्ष्मी पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य वर्ष 2021 का मामला है और इस निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 5 मई 2021 को सुनाया था, जिसमें इंदिरा साहनी वाद का यह हवाला दिया गया कि आरक्षण किसी भी सीमा में 50% से अधिक नहीं हो सकता है। उस आधार पर मराठा आरक्षण को असंवैधानिक ठहराया और रद्द कर दिया। इसके बाद में हम देखते हैं कि संविधान में 77वां संविधान संशोधन किया गया था वर्ष 1995 में ही। इसके द्वारा जो हमारा अनुच्छेद 16 है, उसमें 5 धाराएं थी, वर्तमान में 6 धाराएं हो चुकी हैं। तो इसके द्वारा अनुच्छेद 16(4) की जो मैं एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया गया और वो था अनुच्छेद 16(4)A, यानी कि 77वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1995 में संविधान में एक नया अनुच्छेद 16(4)A जोड़ा गया, जिसके द्वारा राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के ऐसे लोग जिनका लोक नियोजन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उन्हें पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकेगा। अर्थात 77वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि एससी और एसटी को रिजर्वेशन में आरक्षण दिया जाएगा। अब यहाँ एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। मैं चाहूंगा कि उस चीज को जो समझने वाला पॉइंट है, उस पर आप ध्यान केंद्रित करें। मान लीजिएगा वर्ष 2022 चल रहा है इस समय, वर्ष 2022 चल रहा है और मान लीजिएगा यूपीपीसीएस की भर्ती है और इस भर्ती को थोड़ा समझने की कोशिश करना कि पदों की संख्या मान लेते हैं 1000 है, ठीक है जी, जिसमें यूआर अनरिजर्व कैटेगरी है, इसके बाद ओबीसी है, इसके बाद एससी है, इसके बाद एसटी है। मान लीजिएगा 50% की आरक्षण की जो सीमा है, उस आधार पर मान लीजिएगा कि 500 पद तो रिजर्वेशन के लिए रहने वाले हैं। ओबीसी का मान लेते हैं हम, जो आरक्षण है वो 20% है, तो यहाँ 1000 का जब 20% निकालेंगे तो 200 पद रहेंगे। एससी का जो रिजर्वेशन है, आप ऐसे मान लीजिएगा कि 15% है, मान लीजिएगा, तो यहाँ पर जो पद आएंगे 1000 का 15% 150 रहेगा और एसटी का भी आरक्षण 15% मान लीजिए, तो मान लीजिएगा इसके भी 1500 रहेंगे, मतलब 150 पद रहने वाले हैं। ये रिजर्वेशन के हिसाब से इनको सीटें मिलनी थी, ठीक। इन एग्जाम हुआ और इतने सीटें भर भी गई। अब उसके बाद क्या होता है कि ये वर्ष 2022 की भर्ती निकली, वर्ष आ जाता है मान लीजिएगा 2030। अब 2030 में इसका प्रमोशन यहाँ नहीं होना है मान लो, और प्रमोशन का जो दायरा है
2022 का वो मान लीजिएगा कि 2032 या 35 में इनको प्रमोशन होना है इन पदों को। आप समझिएगा कि यूपीपीसीएस की भर्ती निकली वर्ष 2022 में, जिसमें कुल पदों की संख्या 1000 थी। ठीक है जी, कुल पदों की संख्या 1000 थी। इनको 2022 में ही ज्वाइनिंग मिल गई और अनरिजर्व जो थे वो 50% 500 वैकेंसी, ओबीसी का 20% आरक्षण 200 वैकेंसी, एससी का 15% आरक्षण मतलब 150 वैकेंसी और एसटी का 15% 150 वैकेंसी 1000 पर। अब इसके बाद होता क्या है कि जो आरक्षण वैसे मतलब प्रमोशन जो होना है वो वास्तविक रूप से यहाँ होना है, तो यहाँ इनका कुछ नहीं हुआ, लेकिन इन 500 को यहाँ 2035 में आकर के आईएएस बनाया। ठीक है भाई, ओबीसी का यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ आईएएस बनाया गया। इसके बाद में इनका जो प्रमोशन था वो इस आर्टिकल के तहत पहले हो गया 2030 में, ये यहाँ आईएएस हो गए, ये यहाँ हो गया। ठीक है जी, अब बताइए इस परिस्थिति में यहाँ पर सीनियर कौन माना जाए, ये वाले या ये वाले आईएएस, कौन से माने जाए? यहाँ ये 2035 की जो स्थिति आएगी जिसमें ये पहले से आईएएस है भाई, इनको 5 साल हो गए आईएएस हुए, इनको भी 5 साल हो गए। मान लीजिएगा ये यूपीपीसीएस का जो एग्जाम हुआ था, यहाँ पर एक पर्टिकुलर ए व्यक्ति की बात कर लेता हूँ। मान लो इसकी रैंक 10 थी, इसकी 50 थी, इसकी 100वीं रैंक थी, इसकी 150वीं रैंक थी। अब ये 150 और 100वीं रैंक ला करके 2030 में ही आईएएस हो गए, जबकि ये 10वीं रैंक और 50वीं रैंक ला करके 2035 में आईएएस हो रहे हैं, जबकि इसकी 150वीं रैंक है, इसकी 10वीं रैंक है, 2035 में दोनों ही आईएएस हैं। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि सीनियर कौन रहेगा, तो ये विवाद उठा कि सीनियर कौन है भाई। आपने रिजर्वेशन से इनको प्रमोशन दे दिया, लेकिन एक स्थिति ऐसी आई कि जहां पर दोनों ही प्रमोशन होकर के सेम कंडीशन में रह गए, इसकी रैंक ज्यादा है जबकि एससी एसटी वाले की रैंक भी कम है, तो उस स्थिति में सीनियर कौन रहेगा? तो वहां पर संविधान में एक और बात आई, वो आरक्षण ये था कि यहाँ पर ये जो था ना 77वां संविधान संशोधन 1995 वाला, जिसके द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 16(4)A जोड़ा गया था, उसमें ये लिख दिया था कि राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के ऐसे लोग जिनका लोक नियोजन में पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं है उनको पदोन्नति में आरक्षण दे सकेगा। और ये जो विवाद उठा सीनियर कौन है, तो इसके लिए वर्ष 2001 में 85वां संविधान संशोधन भी किया गया। ये 77वां था 1995 में, अब यहाँ वर्ष 2001 में 85वां संविधान संशोधन भी कर दिया जाता है, जिसमें यह कह दिया कि एससी और एसटी के द्वारा जो पदोन्नत होकर के आईएएस बने हैं या जो पदोन्नति हुई है वही वरिष्ठ माने जाएंगे, यानी कि यहाँ सीनियर कौन रहेंगे, ये बस यही है इसमें। तो वर्ष 2001 85वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके द्वारा अनुच्छेद 16(4)A में यह भी रख दिया, मतलब क्या रख दिया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण के साथ साथ वरिष्ठता भी प्राप्त होगी। ये बात आपको समझ में आई? अब दो बातें हम यहाँ क्लियर कर चुके हैं, वो क्या कि 77वां संविधान संशोधन 1995, जिसके द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 16(4)A जोड़ा जाता है, जिसके अनुसार राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के ऐसे लोग जिनका लोक नियोजन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है उनको पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था कर चुकेगा। इसके बाद दूसरा, इसी संविधान के अनुच्छेद में 16(4)A में ही एक संविधान संशोधन और कर देते हैं, 85वां संविधान संशोधन होता है वर्ष 2001 में, जिसमें ये लिख दिया 16(4)A में कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण के साथ वरिष्ठता भी प्राप्त होगी। क्लियर? इसके बाद क्या होता है, एक मामला और लेटेस्ट में बन जाता है 2020 में, मुकेश कुमार बनाम उत्तराखंड 2020 के मामले में यह निर्णय दिया गया कि पदोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। अब एक बात और समझने की है यहाँ पर, आप ऐसे मानिएगा, कई बार ऐसा होता है रियलिटी में, तब बता रहा हूं कि मान लो पदों की संख्या थी 1000, इस कंसेप्ट को भी समझना, बैकलॉग का कंसेप्ट है। बैकलॉग किसे कहते हैं? पदों की संख्या थी 1000 और वही ओबीसी, एक तो जनरल होता है यूआर के लिए पद थे 500 और ओबीसी के लिए मैं मान रहा हूं कि 20% आरक्षण अर्थात 200 पद, एससी के लिए 15% मान लेते हैं, क्योंकि ये 20%, ये 15% और ये भी 15%, तभी तो आरक्षण 50% रह पाएगा इंद्रसानी मामले के अनुसार। यहाँ पर इसके पद 150 और एससी को यहाँ पर आता है एसटी, जिसके भी पद 150। क्लियर है जी? इसके बाद में ये मान लीजिएगा वैकेंसी 2022 में आ रही है,
1000 पद हैं, ये इनहेरेंट है दोनों में 1000 पद। इसके बाद यही वैकेंसी फिर 2025 में आती है। अब ये पद 1000 वैकेंसी थी, इस तरह की वैकेंसी यहाँ पर 2022 में देखने को मिलती है। होता क्या है कि यहाँ पर पूरे 500 लोग अप्लाई कर चुके, सिलेक्ट हो गए। यहाँ पर जो फाइनल सिलेक्ट होने वाले थे वो भी 200 थे। मान लीजिएगा यहाँ पर जो फाइनल सिलेक्ट होने वाले थे वो केवल 100 लोग थे, और इसमें जो फाइनल सिलेक्ट हुए वो भी मान लीजिएगा वो केवल 50 लोग हो पाए। अब यहाँ वैकेंसी भरी कितनी गई, तो ये हो गया 700, 800, 850, टोटल कितने पद भरे गए 850। क्लियर है। 150 पद खाली रह गए, किसके रह गए, एससी और एसटी के। अब 2025 आया, 1000 पद, तो यहाँ इनके 500 पद रहेंगे। इसके बाद ओबीसी के 200 पद, क्योंकि 20% का आरक्षण और सारे पद बढ़े गए हैं। अब इसको देखें एससी के, एससी के कितने पद रहने चाहिए 150, लेकिन पहले कितने पद भर पाए, केवल 100, 50 पद खाली थे। कितने हो गए भाई, तो हम देखेंगे 200 पद इसके लिए। इसके बाद एसटी के देखें कितने पद होने चाहिए 150, पिछली बार कितने भर पाए थे 2022 की भर्ती में, तो 50 पद, कितने खाली थे 100 पद, कितने हो गए 250। अब यहाँ आप देखिएगा कि ये आरक्षण की आप देखिएगा कितना होना चाहिए 150, कितना होना चाहिए 150, कितने बढ़ गए यहाँ पे, इसमें 50 और इसमें 100 पद, सॉरी हाँ इसमें 150 ही पद थे, 150 में 100 सही है। यहाँ हम पद देखेंगे, यहाँ पर भी 100 पद बढ़ गए, इसमें 50 पद बढ़ गए और इसमें बढ़ गए 100, यानी कि 150 पद बढ़ गए। 150 पद बढ़े यानी कि 50% की सीमा का उल्लंघन हुआ है। तो यही बैकलॉग है कि जब ये भर्तियों के पद खाली रह जाए तो उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, और इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय रहा है कि बैकलॉग को जो आरक्षण दिया जाएगा उसमें आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जा सकता है, अर्थात आरक्षण की सीमा को 50% से अधिक किया जा सकता है। और इसको लिए एक और बात आई थी कि 81वां संविधान संशोधन वर्ष 2000 में किया गया, जिसके द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 16(4) भी जोड़ा गया, और इसमें क्या किया, बैकलॉग की भर्ती में आरक्षण की 50% की सीमा को पार किया जा सकता है, यानी कि 50% की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है जी, बात समझ में आ गई, बैकलॉग क्या होता है। इसके बाद आगे आइएगा, हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है 335, हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है 335, वो ये कहता है कि आरक्षण देते समय प्रशासनिक दक्षता का भी ध्यान रखा जाए। कहने का मतलब इनका ये है इस अनुच्छेद का कि ऐसा ना हो कि आरक्षण दे करके मतलब प्रशासनिक दक्षता कमजोर हो जाए और वो इस पद पर आरक्षण के बलबूते पर बैठ जाएं कि उनको इतना मतलब ज्ञान ही नहीं है किसी बात का। ये इस बात को कहता है। क्या था कि 1800 जो हमारा अनुच्छेद 335 है कि लोक सेवा में आरक्षण देते समय प्रशासनिक दक्षता का ध्यान रखा जाए। प्रशासनिक दक्षता का यानी कि कहने का मतलब है कि न्यूनतम अंक तो वो क्वालिफाई कर पाए जो प्रशासनिक दक्षता के लिए होने चाहिए। और इसी के आधार पर वर्ष 2000 में एक 82वां संविधान संशोधन किया जाता है। इसी आधार पर मतलब इसमें प्रशासनिक दक्षता का जो जिक्र था इसका थोड़ा प्रभाव कम करने के लिए हमारे संविधान में 82वां संविधान संशोधन वर्ष 2000 में किया जाता है, और जिसमें अनुच्छेद 335 में ये उल्लेखित कर दिया कि प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभ्यर्थियों को अर्हता अंक यानी कि न्यूनतम जो नंबर होते हैं, जो मिनिमम जो मार्क्स होते हैं उसमें छूट दी जा सकती है। आप देखते हैं कोई भी अभी नोटिफिकेशन आता है तो उसमें लिखा रहता है कि भाई एससी के लिए मतलब जनरल के लिए 30% क्वालिफाइंग है, इसके बाद ओबीसी के लिए 25% क्वालिफाई है और एसटी के लिए 20% क्वालिफाई है। तो वो जो आधार है वो अनुच्छेद 335 ही है, जिसका संशोधित रूप वर्ष 2000 में 82वें संविधान संशोधन द्वारा आया था कि लोक सेवाओं में आरक्षण देते समय प्रशासन दक्षता में ध्यान रखते हुए अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभ्यर्थियों को अर्हता अंक में छूट दी जा सकती है। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। इससे आगे की वीडियो हम क्या चर्चा करने वाले हैं, हम देखेंगे कि जो 81वां संविधान संशोधन है, हम देखेंगे जो 85वां संविधान संशोधन है, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर जो 77वां संविधान संशोधन है, इसके बाद जो 82वां संविधान संशोधन है, इसको एम नागराज नाम के एक शख्स द्वारा, एक मतलब व्यक्ति द्वारा
सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट के क्या-क्या निर्णय रहे हैं, एम नागराज बनाम भारत संघ का मामला, इसके बाद हम वो पढ़ने वाले हैं अगली वीडियो में। सब आशा करता हूँ ये बातें आपको समझ में आई होंगी। बने रहिए साथ। जय हिंद, जय भारत।